विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का प्रथम दो भाइयों ने किया। इन दोनों को एमबीटी ने इस्लाम धर्म कबूल करवाया था और दक्षिण भारत को मिलाने भेजा था। यहाँ इनकी मुलाकात इनके गुरु विद्यारण्य से हुई, जिन्होंने इसकी सुही कराई अर्थात वापस हिंदू धर्म में लाया। इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और अपने पिता सेवम के नाम पर संगम वंश का स्थापना किया और हम्पी यानी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। संगम वंश, इस वंश का प्रथम शासक हरियर प्रथम था, जिसके दरबार में सायन नामक विद्वान रहता था, जिन्होंने वेदों पर टीका अर्थात कमांड लिखा। हरियर प्रथम के बाद अगला शासक बुक्का प्रथम, उसके बाद हरियर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और प्रौढ़ राय। फिर से हरियर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरियर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, प्रौढ़ राय। हरियर प्रथम के बाद इसका छोटा भाई बुक्का प्रथम शासक बना। इसने वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण किया। इसके समय कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य से युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध 200 वर्षों तक चला और अंततः सफलता विजयनगर साम्राज्य को ही मिला। इसके समक्ष बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम ने आक्रमण किया और आक्रमण में बुक्का प्रथम को पराजित कर दिया। देवराय प्रथम इसने अपने सेना में तुर्क धनुधर को शामिल किया और साथ ही मुस्लिम को भी रखना प्रारंभ कर दिया था। इसने तुंगभद्रा नदी पर नहर बनवाया ताकि सिंचाई हो सके। इसके समय बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। इसने देवराय प्रथम को पराजित किया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। देवराय प्रथम ने अपनी सेना में मुस्लिमों को भी रखना प्रारंभ किया। इसके समय इटली का यात्री निकोलो डी कांटी भारत आया देवराय प्रथम के समय। इसके बाद अगला शासक देवराय द्वितीय बना। इसके समय में संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने श्रीलंका अभियान किया। इस प्रकार श्रीलंका अभियान करने वाला देवराय द्वितीय तीसरा शासक बना। पहला राजा राज, दूसरा राजेंद्र प्रथम। यह अपनी सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था, अतः इसे गजवेटका कहा जाता है। इसी के दरबार में अब्दुल रजाक आया था, जिसकी यात्रा विवरण मतला साहन है, जो फारसी भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक से विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक जानकारी मिलता है। इसी में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। मल्लिकार्जुन, इसके समय संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया। इसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसकी हत्या सालूब नरसिंह ने कर दिया और संगम वंश के स्थान पर सालूब वंश की स्थापना कर दिया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बालाहार की घटना कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया। इसका ट्रिक है सालूब, तुलुब, संगम, सालूब, तुलुब और अरविडू। सालूब वंश, इस वंश का संस्थापक सालूब नरसिंह था। इस वंश का अंतिम शासक इमाडी नरसिंह था, जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दिया और सालूब वंश के स्थान पर तुलुब वंश की स्थापना कर दिया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बालाहार की घटना कहते हैं। इसके बाद तुलुब वंश, इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे, जिसका पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छा संबंध था। इसने 1505 ईस्वी में अल्मोड़ा के साथ घोड़े के लिए व्यापारिक संधि किया। 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई और अगला शासक
कृष्णदेव राय बना। कृष्णदेव राय यह तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने रायचूर द्वीप पर अधिकार कर लिया। इस उपलक्ष्य में उसने आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि धारण किया। इसने यमन राजा के स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया। यह एक विद्वान शासक था जिसने आमुक माल्याद नामक पुस्तक की रचना किया। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में था। इसने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम नामक पुस्तक का रचना किया। आमुक्त मल्याद पुस्तक से विजयनगर के इतिहास का पता चलता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय ने नागलपुर शहर की स्थापना किया और वहाँ विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हाजरा मंदिर का निर्माण किया। फिर से नागलपुर शहर की स्थापना किया और वहाँ विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हाजरा मंदिर का निर्माण किया। इसके समय इटली यात्री डोमिगी पायस आया था और पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया था। इसके समय इटली का यात्री डोमिगी पायस आया था तथा पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया था। इनका पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क से अच्छा संबंध था। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान रहते थे जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहते थे। इस अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख अलसी पेडन्ना थे जिन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने हरि कथा तथा मनुचरित नामक पुस्तक की रचना किया। फिर से अलसी पेडन्ना ने हरि कथा तथा मनुचरित नामक पुस्तक की रचना किया। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके? कृष्णदेव राय के शासनकाल को। अष्टदिग्गज में दूसरे स्थान पर तेनालीराम थे जिसकी रचना पांडुरंग महामात्य है। यह मंत्री के पद पर भी थे और इन्होंने अंधविश्वास से जनता को दूर किया। इनके दरबार में लक्ष्मीधर नामक संगीतकार रहता था जिन्होंने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ लिखा। लक्ष्मीधर ने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ लिखा। कृष्णदेव राय 1510 ईस्वी में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया। 1512 में रायचूर दोआब तथा गुलबर्गा के दुर्गों को भी जीत लिया। इन्होंने उड़ीसा के साथ साथ प्रतापरुद्र देव से संधि कर उसकी पुत्री से विवाह किया। 1520 में कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया। मात्र 10 वर्षों में ही कृष्णदेव राय ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर दक्षिण भारत में स्वयं एवं विजयनगर की संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई और अगला शासक अच्युत देव राय बना। इसके समय पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया। अच्युत देव राय के समय ही नूनीज भारत आया पुर्तगाल का था। इसने प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर नामक पद बनाया। इसके समय ही इस वंश का बिखराव शुरू हो गया। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिवराव था। इसका सेनापति राम राय था। राम राय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिया। वह एक साम्राज्यवादी सेनापति था जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश किया किंतु इसके विपरीत परिणाम हुआ। बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में से वरार को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया और युद्ध के मैदान में राम राय मारा गया। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी और एक नया वंश अरवीडू वंश की स्थापना हुई। अरवीडू वंश, इस वंश के संस्थापक तिरुमल थे।
जो कि सदाशिव राय का दूसरा सेनापति था। यह वंश अधिक दिन तक शासन नहीं कर सका और इस वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय को पराजित करके शिवाजी ने उसके क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त मलयाद तथा अब्दुल रज्जाक की रचना में है, मतला सैन में है। इस समय राजा अपने राज्याभिषेक के समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ कराता था जिसे पट्टाभिषेक यज्ञ कहते थे। पट्टाभिषेक यज्ञ होता था इसके समय, ठीक ना। राजा राज्याभिषेक के समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ कराता था। इसके समय पूरे साम्राज्य को इन नामों से जाना जाता था। देखिए, सेंट्रल के केंद्र, उसके बाद प्रांत, उसको मंडल के नाम से जाना जाता था। जिला को कोट्टम व वलनाडु के नाम से जाना जाता था। तहसील मेला ग्राम के नाम से जाना जाता था। ग्राम को उर के नाम से जाना जाता था, उड़िया और के नाम से। कृष्णदेव राय ने के समय प्रांतों की संख्या 6 थी और अच्युत देव राय के समय प्रांत का प्रशासन प्रांतपति से लेकर महामंडलेश्वर नामक अधिकारी को दे दिया। कृष्णदेव राय ने नायंगर व्यवस्था लाया। इसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दिया जाता था। यह ऐसा ही था जैसे गुप्त काल में सामंती व्यवस्था और दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था के समान ही था। नायंगर व्यवस्था कृष्णदेव राय ने लाया था। इसमें होता क्या था, अधिकारी को पैसा ना देकर भूमि दिया जाता था नगद वेतन के स्थान पर। इस समय सैनिक को दान में दी गई भूमि को अमर भूमि कहा जाता था तथा इस भूमि को प्राप्त करने वाले को अमर नायक कहा जाता था। मंदिर के दान में दी गई भूमि को देव भूमि कहा जाता था। इस समय सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। भू राजस्व को सीरत कहते थे और कर को वसूलने वाले अधिकारी को आथवन कहते थे। फिर से, सैन्य विभाग को कदाचार, भू राजस्व को सीरत और कर को जो वसूलता था उस अधिकारी को आथवन कहते थे। कर का मुख्य आधार कृषि था। इस समय 4 प्रकार के भूमि का प्रचलन था। एक होता था सिंचित भूमि, यह सबसे उपजाऊ भूमि था। यहाँ पे सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती थी और यहाँ बिना सिंचाई के ही अच्छा फसल हो जाता था और इस पर टैक्स सबसे ज़्यादा था। उसके बाद था एक बगानी या बगाती भूमि। इस भूमि पर बगानी फसल जैसे मसाला की खेती होती थी। इस पर टैक्स सिंचित भूमि से कम था, थोड़ा सा कम था। इसके बाद एक है ऊसर भूमि। यह इस भूमि पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं होती थी। यह वैसी भूमि थी जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं होती थी। यह अधिकतर समय सूखाग्रस्त रहता था। इस पर टैक्स और भी कम था, उससे कम था। उसके बाद आता जंगली या वन भूमि। इस भूमि पर अधिकतर भाग पर वन का विस्तार था। इस पर कृषि कार्य न के बराबर होता था, इसलिए इस भूमि पर नो टैक्स था, टैक्स भी नहीं था। इसके समय दासों को खरीद बिक्री के लिए बेसबाग नामक बाजार होता था। फिर से, बेसबाग नामक बाजार होता था दास की खरीद बिक्री के लिए। विजयनगर साम्राज्य, ठीक। विजयनगर की सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बड़ा था जो 52 ग्राम का होता था। इसे ही पेगोड़ा कहा जाता था। क्या? पेगोड़ा। स्वर्ण का सिक्का को बड़ा 52 ग्राम का होता था और इसको पेगोड़ा कहते थे। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। हरिहर प्रथम के सिक्के को हनुमान एवं गरुड़ की आकृति अंकित थी। हरिहर प्रथम जो थे इसके सिक्के में हनुमान एवं गरुड़ की आकृति अंकित थी। सदाशिव राय के सिक्के पर लक्ष्मी और नारायण का अंकन होता है। सदाशिव राय के सिक्के पर लक्ष्मी नारायण का अंकन होता है। पुर्तगालियों ने विजयनगर के सिक्कों की तुलना हून से की है। इस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। मनोरंजन के साधन के रूप में इस समय शतरंज का प्रचलन था। इस समय
मंदिर निर्माण के क्षेत्र में प्रवीण शैली का विकास अधिक हुआ। देखिए विजयनगर साम्राज्य में कुछ विदेशी यात्री भी आए थे। देखिए आया था निकोलो डे कांटी, ये इटली से था, ये देवराय प्रथम के समय में आया था। अब्दुल रजाक फारस का था, देवराय द्वितीय के समय में आया था। बार्थोमा इटली का रहने वाला था, वीर नरसिंह के समय आया था। बारबोसा पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के समय आया था। डोमिगो पायस इटली का था, कृष्णदेव राय के समय आया था। नूनीज पुर्तगाली था और अच्युत देव राय के समय आया था। देखिए फिर से, निकोलो डे कांटी इटली का था, देवराय प्रथम के समय आया था। अब्दुल रजाक फारस का था, देवराय द्वितीय के समय आया था। इसी का सोचना मतलब ऐसा है। बार्थोमा इटली का था, वीर नरसिंह के समय आया था। बारबोसा पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के समय आया था। डोमिगो पायस इटली का था, यह भी कृष्णदेव राय के समय आया था। नूनीज पुर्तगाली था, अच्युत देव राय के समय आया था।